मेरा नाम है आर्यन और आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। आज की इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। रात के 11 बजने में अभी कोई 5 मिनट बाकी थे। उज्जवल ने अपनी कुर्सी से उठकर एक लंबी अंगड़ाई ली, पीठ की हड्डियां चटकी। बाहर बारिश की आवाज़ किसी दरवेश के नक्कारे जैसी थे। रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, थमने का इरादा नहीं। टीन की छत पर पानी की बूंदें इस कदर बरस रहे थे जैसे आसमान ने कोई पुराना हिसाब चुकाने का ठान लिया हो। उज्जवल ने खिड़की की जाली के पास जाकर बाहर देखा। गांव की कच्ची सड़क अब एक छोटी नहर बन चुकी थी। नीम के पेड़ झुके जा रहे थे, मानो माथा टेक रहे हों। दूर कहीं एक कुत्ता रो रहा था, वैसी आवाज़ जो कुत्ते तब निकालते हैं जब उन्हें कुछ ऐसा दिख जाए जो इंसानी आँखों को नज़र नहीं आता। उसने अपनी छतरी याद की, वो आज घर पर ही भूल आया था। बेवकूफ़, उसने धीरे से खुद को कहा और वापस अपनी कुर्सी पर बैठ गया। रामपुर गांव की सहकारी समिति का ये गोदाम, इसका नंबर था 7। 5 साल से उज्जवल यहाँ बतौर अकाउंटेंट काम कर रहा था। खाद आई, बीज गया, उर्वरक आया, चावल गया, सब कुछ उसकी लॉग बुक में दर्ज होता था। एक एक थैले का हिसाब, एक एक ट्रक का ब्यौरा। गोदाम पुराना था, दीवारें मोटी पत्थर की। ज़मीन पर सीमेंट के फर्श पर साल भर की धूल और नमी का एक अजीब सा मिश्रण जमा रहता था। बड़े बड़े रैक पर बोरे लदे थे। कोने में उज्जवल का एक छोटा सा दफ्तर था। एक मेज़, एक कुर्सी, एक बल्ब, एक पुरानी अलमारी जिसमें रजिस्टर भरे पड़े थे। आज का काम निपटा चुका था। महीने के आखिरी दिन का हिसाब बराबर हो गया था। उज्जवल ने लॉग बुक बंद की, कलम रखी और सोचा कि निकल जाएगा, लेकिन आसमान ने कुछ और सोच रखा था। बारिश तेज थी और उज्जवल धैर्यवान आदमी था। उसने पुरानी अलमारी से एक पुरानी पत्रिका निकाली और पलटने लगा। पढ़ नहीं रहा था, बस वक्त काट रहा था। बल्ब की पीली रोशनी में पन्ने पलटता रहा। बाहर बारिश गाती रही। रात के साथ गोदाम का मिजाज बदल जाता था। दिन में ये बस एक गोदाम था, रात में इसकी दीवारें कुछ और करीब लगती थीं। बोरों के पीछे की परछाइयाँ थोड़ी ज़्यादा गहरी, कोने थोड़े ज़्यादा अंधेरे। उज्जवल ने ये सब कभी ज़्यादा नोटिस नहीं किया था। वो व्यवहारिक इंसान था, नंबरों पर यकीन करता था, लकीरों पर भरोसा रखता था। 11 बजकर कुछ मिनट हुए थे। बाहर एक भारी आवाज़ आई, ट्रक का इंजन। उज्जवल ने पत्रिका रखी और कान लगाया। आवाज़ बढ़ती रही, फिर गोदाम के ठीक बाहर रुक गई। हेडलाइट की रोशनी खिड़की की जाली से छनकर अंदर आई और दीवारों पर एक लम्हे के लिए रोशन हुई, फिर बुझ गई। इंजन बंद हुआ। बारिश की आवाज़ के बीच कदमों की आहट आई। उज्जवल ने उठकर गोदाम का मेन दरवाज़ा खोला। बाहर एक आदमी खड़ा था, भीगा हुआ, सिर पर एक पुराना टोप, तन पर काली बंडी। उम्र अंदाज़ा लगाना मुश्किल था, 50 और 60 के बीच कुछ। चेहरा चौड़ा, गाल धंसे हुए, आँखें अजीब थी, बहुत शांत।
उस तरह की शांति जो डराती है, जैसे किसी झील की सतह पर कोई लहर ना हो क्योंकि नीचे कुछ हिल ही नहीं रहा। समिति का गोदाम है? उसने पूछा। उज्जवल ने हाँ में सिर हिलाया। एक खेप उठानी है यहाँ से। उज्जवल ने उसे अंदर आने का इशारा किया। बाहर रुकना किसी के लिए भी ठीक नहीं था उस बारिश में। आदमी अंदर आया। उसके जूतों से पानी टपका। पत्थर के फर्श पर गीले पैरों के चिन्ह बने। उज्जवल ने देखा कि वो सीधे मेज की तरफ आया, जैसे जानता हो कि दफ्तर कहाँ है। क्या माल उठाना है? उज्जवल ने पूछा। आदमी ने जेब से एक मुड़ा हुआ कागज निकाला और मेज पर रखा। उज्जवल ने उठाया। हाथ से लिखा था। पुरानी स्याही थोड़ी फैली हुई, बारिश से भीगी थी शायद। लिखा था 12 बोरे, गोदाम नंबर 7, डिलीवरी रात। नीचे कोई मुहर नहीं, कोई तारीख नहीं, कोई अधिकारी का सिग्नेचर नहीं। रुकिए, उज्जवल ने कहा और अपनी लॉग बुक खोली। लॉग बुक में सब कुछ था। हर ट्रक का नंबर, हर डिलीवरी का वक्त, हर माल का ब्यौरा। 5 साल से उज्जवल ने कभी कोई एंट्री नहीं छोड़ी थी। आज रात की कोई आउटगोइंग डिलीवरी नहीं थी, कल की भी नहीं। उज्जवल ने 5 दिन पीछे देखा, कुछ नहीं। उसने 1 हफ्ता और पलटा, कहीं कोई एंट्री नहीं। इस डिलीवरी का कोई रिकॉर्ड नहीं है हमारे पास, उज्जवल ने कहा। उसकी आवाज में झिझक थी। आदमी बड़ा लग रहा था, शांत था और उज्जवल स्वभाव से विनम्र था, लेकिन नियम नियम थे। आदमी ने जवाब नहीं दिया। उज्जवल ने ऊपर देखा। वो आदमी उसे देख नहीं रहा था। वो गोदाम के पिछले हिस्से को देख रहा था, बड़े बोरों की रैक को, जहां अंधेरा थोड़ा गाढ़ा था। उसकी आंखें शांत थी। उसके होंठ हल्के से हिले, जैसे वो कुछ गिन रहा हो। भाई साहब, उज्जवल ने फिर कहा। आदमी ने उसकी तरफ मुड़कर देखा। 12, उसने कहा। बस इतना। उज्जवल ने असहज होकर अपनी लॉग बुक फिर खोली। शायद उसने नज़रअंदाज कर दिया हो। कभी कभी सेक्रेटरी साहब मौखिक बोल देते थे और लिखना रह जाता था, लेकिन आज तो उसने खुद दिन में 2 बार चेक किया था। आपका ट्रक नंबर क्या है? उज्जवल ने पूछा। RJ14। उज्जवल ने उठकर खिड़की से बाहर झांका। ट्रक खड़ा था, पुराना, काला, हेडलाइट बंद। उसने नंबर प्लेट पढ़ने की कोशिश की, लेकिन बारिश और अंधेरे में साफ नहीं दिखा। उसने वापस मुड़कर देखा। आदमी अब उसकी कुर्सी पर बैठा था। ये बात उज्जवल को अच्छी नहीं लगी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। देखिए, बिना एंट्री के मैं माल नहीं दे सकता, ये हमारा रूल है। आप कल सुबह सेक्रेटरी साहब से मिलिए, वो सुबह तक नहीं रुक सकते हैं। तो फिर मेरे हाथ में कुछ नहीं है, उज्जवल ने कहा। उसने आवाज में दृढ़ता लाने की कोशिश की। आदमी ने उसे देखा, वही शांत आंखें। फिर उसने अपनी नज़र हटाई और गोदाम की छत की तरफ देखने लगा। बाहर बारिश और तेज हो गई। कुछ देर की खामोशी रही। उज्जवल ने सोचा, शायद आदमी समझ गया हो, शायद अब चला जाएगा, लेकिन वो नहीं गया। वो बैठा रहा, चुप। आंखें अब नीचे थी फर्श पर। उज्जवल को लगा जैसे वो होंठ हिला रहा है फिर से, धीरे धीरे, बिना आवाज के। भाई साहब, बारिश में ट्रक चलाना ठीक नहीं, कुछ देर रुकिए। रुकेगी तो? रुकती नहीं, आदमी ने बिना ऊपर देखे कहा। उज्जवल रुक गया। रुकती नहीं,
किसकी बात कर रहा है, बारिश की या कुछ और? उसने इस ख्याल को झटका। ज्यादा सोच रहा हूं, उसने मन में कहा। उसने चाय बनाने के लिए अपना छोटा स्टोव जलाया, केतली रखी, आदमी को पूछा। उसने कोई जवाब नहीं दिया। उज्जवल ने अपने लिए एक कप बनाया और कुर्सी ना मिलने की वजह से बोरों के पास एक पुरानी बाल्टी उल्टी रखकर उसी पर बैठ गया। 5 मिनट बीते, आदमी उठा। वो गोदाम के पिछले हिस्से की तरफ चला गया। उज्जवल ने चाय का घूंट लिया और उसे देखता रहा। आदमी रैक के सामने खड़ा हो गया, बोरों को गिनने लगा, हाथ से एक एक को छूते हुए। उज्जवल को उसकी पीठ दिख रहे थे। क्या कर रहे हो? उज्जवल ने पूछना चाहा, लेकिन आवाज नहीं निकली। ये अजीब था। उज्जवल ने फिर कोशिश की। भाई साहब, वहां मत जाइए। इस बार आवाज निकली। आदमी रुक गया, पीठ अभी भी उज्जवल की तरफ थे। 12, उसने फिर कहा, और इस बार उज्जवल को वो आवाज थोड़ी अलग लगी, जैसे एक कमरे की दीवारें सुन रही हो और गूंज उठा रही हो। उज्जवल ने चाय रखी और उठा। उसने गोदाम के मेन दरवाजे की तरफ देखा, खुला था, बाहर बारिश का पर्दा था। फिर उसने आदमी की तरफ देखा। जो बात उज्जवल को उस वक्त समझ नहीं आई, जो बात बाद में रात के सबसे गहरे पहर में उसे समझ आई, वो ये थी कि जब से आदमी अंदर आया था उसके कपड़ों से पानी टपका था, लेकिन फर्श पर जो गीले पैरों के निशान थे वो सिर्फ दरवाजे तक थे, मेज तक नहीं। मेज से रैंक तक कोई गीला निशान नहीं था। उज्जवल ने आगे बढ़कर कहा, भाई साहब, आपका नाम क्या है? आदमी ने मुड़कर देखा और उज्जवल रुक गया। चेहरा वही था, चौड़ा, धंसे गाल, पुरानी आंखें, लेकिन उज्जवल को अब उसका चेहरा पहचाना सा लगा। एक धुंधली पहचान, जैसे कोई पुरानी तस्वीर में देखा हो। तुम अकाउंटेंट हो? उस आदमी ने कहा। यह सवाल नहीं था। हाँ। तो हिसाब रखते हो? जी बिल्कुल। तो बताओ, इस गोदाम में 12 साल पहले क्या हुआ था? उज्जवल का दिल एक धड़कन के लिए रुका। वो जानता था, हर कोई जानता था। गांव में ये बात दबी हुई थी, जैसे मिट्टी के नीचे कोई पुरानी जड़। कोई खुलकर नहीं बोलता था, लेकिन सब जानते थे। 12 साल पहले इसी गोदाम में 12 मजदूर मरे थे। एक रात बरसात के मौसम में गोदाम की पुरानी दीवार धंस गई थी, छत का हिस्सा गिरा था। जो मजदूर रात की पाली में काम कर रहे थे वो बाहर नहीं निकल सके। नंबर था 12। उज्जवल तब तक यहाँ नहीं था। वो 5 साल पहले आया था, लेकिन पुराने रजिस्टरों में उसने देखा था। उस रात की लॉग बुक में आखिरी एंट्री आज की तारीख की तरह ही एक रात की थी। बरसात का महीना। उसने खुद से कभी इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचा था, लेकिन अब वो आदमी उसे देख रहा था। आप है कौन? उज्जवल ने पूछा। आदमी ने जवाब नहीं दिया। उज्जवल ने उसके पाँव की तरफ देखा। जूते थे, पुराने चमड़े के गीले, लेकिन उसके पाँव के नीचे फर्श पर कोई छाया नहीं थी। बल्ब की पीली रोशनी हर चीज़ की छाया बनाती थी। बोरों की, रैक की, उज्जवल की अपनी, उस आदमी की नहीं। उज्जवल का गला सूख गया। उसने पीछे हटने की कोशिश की,
एक कदम, 2 कदम, उसकी पीठ अलमारी से लग गई। आदमी ने हिलने की कोशिश नहीं की, वो खड़ा रहा। उसके होंठ फिर हिले। इस बार उज्जवल ने सुना नाम, 12 नाम, एक के बाद एक, धीरे धीरे, जैसे कोई हाजिरी ले रहा हो। उज्जवल याद करने लगा। उसके दफ्तर की अलमारी में सबसे पुराने रजिस्टर रखे थे, वो जो किसी ने कभी नहीं खोले थे, वो जिन पर धूल की एक मोटी तह थी। उसने एक बार उन्हें खोला था, सिर्फ एक बार, नई नौकरी के पहले हफ्ते में, जब उसने पुराने रिकॉर्ड समझने थे। उसने उन नामों को देखा था, 12 नाम मृत मजदूरों के, उस रात के, और उस आदमी ने अभी जो नाम लिए थे, उज्जवल को यकीन था वो वही थे। अब क्या चाहते हैं? उज्जवल ने पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी। आदमी रुका। 12 साल हो गए, कोई नहीं आया, ना मुआवजा, ना दर्ज, ना याद। उज्जवल समझ नहीं पाया। वो 12, उनका रिकॉर्ड कहाँ है? उज्जवल का दिमाग चला। रिकॉर्ड, लॉगबुक, एंट्री। उसने वो पुराना रजिस्टर याद किया। उस रात की एंट्री में माल का हिसाब था, ट्रक का नंबर था, लेकिन मजदूरों का कोई जिक्र नहीं था, जैसे वो थे ही नहीं, जैसे 12 लोग उस रात उस गोदाम में थे ही नहीं। उनका नाम कहीं कहीं दर्ज नहीं है। आदमी ने पहली बार पलकें झपकाई। इसलिए नहीं जा सकते। बाहर बारिश थोड़ी थमी। एक लम्हे के लिए सिर्फ हवा की आवाज रही। उज्जवल धीरे से अलमारी की ओर बढ़ा। उसने दराज खोली, पुराना रजिस्टर निकाला, वो जो 12 साल पुराना था, धूल झाड़ी। खोला, उस रात का पन्ना ढूंढा, पाया। माल की एंट्री थी, ट्रक की एंट्री थी, लेकिन नीचे एक खाली जगह थी जहां श्रमिक वाला कॉलम था, खाली। उज्जवल ने अपना कलम उठाया, हाथ कांप रहा था। उसने लिखना शुरू किया, 12 नाम, वही नाम जो उस आदमी ने लिए थे, एक एक करके। उज्जवल को याद थे, याद उसे नहीं थे, लेकिन लिखते वक्त हाथ चला जैसे कोई और लिखवा रहा हो। रामकली, भूरे, लल्लन, हरिया, छोटू, मोती, देवदर, सुखिया, धनीराम, गेंदा, बिरजू, और वो 12वां। उज्जवल रुक गया। 12वां नाम उसे समझ नहीं आ रहा था। उसने ऊपर देखा। आदमी पास आ गया, बहुत पास, इतने पास कि उज्जवल के चेहरे की हर रेखा वो देख सकता था। आंखें वो शांत, गहरी आंखें। और तब उज्जवल ने पहचाना, उन आंखों में अपना अक्स देखा। नहीं, अपना नहीं, किसी और का। एक पुरानी तस्वीर में उसने अपने दादा को देखा था, और दादा का भाई था जो बहुत पहले मर गया था किसी हादसे में। उज्जवल की माँ ने कभी नहीं बताया था। तुम्हारे दादा के भाई एक मिल में काम करते थे, कहीं उत्तर में, बहुत पहले मर गए। उज्जवल ने कभी नहीं पूछा था किस मिल में, किस गांव में। अब उसने पूछने की जरूरत नहीं थी। 12वां नाम। उज्जवल का हाथ कांपा। उसने लिखा। लिखते वक्त उसकी आंखें भर आई। क्यों, वो खुद नहीं समझ पाया। जैसे ही कलम उठे, पन्ने से आखिरी नाम के बाद गोदाम में कुछ बदला। हवा जो अंदर थी वो हल्की हो गई। एक अजीब सी महक आई, मिट्टी के बाद बारिश जैसी, जो किसानों को अच्छी लगती है। वो खुशबू जिसे
पेट्रिकोर कहते हैं। उज्जवल ने ऊपर देखा, आदमी नहीं था, कुर्सी खाली थे, फर्श पर कोई गीला निशान नहीं था। उज्जवल कितनी देर बैठा रहा पता नहीं। जब उसे होश आया तो बल्ब टिमटिमा रहा था और बाहर बारिश रुक चुकी थी। उसने उठकर दरवाज़ा खोला। बाहर ट्रक नहीं था, सड़क खाली थी। नीम के पेड़ से पानी टपक रहा था। दूर आसमान में कहीं बादल हट रहे थे और एक टूटा हुआ तारा दिख रहा था। उज्जवल वापस अंदर आया। रजिस्टर अभी भी खुला था। 12 नाम उसकी लिखावट में। उसने पन्ने को देखा देर तक, फिर उसने एक और कागज़ निकाला और लिखने लगा। समिति के सेक्रेटरी को एक चिट्ठी कि इन 12 मजदूरों का कोई रिकॉर्ड दर्ज हो, कि उनके परिवारों को पता लगाया जाए कि जो मुआवजा बकाया है वो मिले। उसने नहीं लिखा कि ये लिख क्यों रहा है। कुछ बातें लॉग बुक में नहीं लिखी जाती। सुबह जब उज्जवल घर पहुंचा तो उसकी माँ ने पूछा, कहाँ रहे रात भर? गोदाम में, बारिश थी। माँ ने कुछ और नहीं पूछा। शाम को उज्जवल ने पुराना एल्बम निकाला। वो तस्वीर ढूंढी, मिली। दादा के साथ एक आदमी खड़ा था, चौड़ा चेहरा, धंसे हुए गाल। पीछे लिखा था रामपुर, सन 1962। उज्जवल ने तस्वीर बंद कर दी। उसने फिर कभी रात को गोदाम में अकेले रुकने की नौबत नहीं आने दी। लेकिन अगले बरसात तक वो 12 नाम सरकारी दफ्तर में दर्ज हो चुके थे। परिवारों को मुआवजा मिला और उस साल से गोदाम नंबर 7 में रात को कभी कोई कुत्ता नहीं रोया। कुछ हिसाब होते हैं जो सिर्फ नंबरों से नहीं, इंसानियत से बराबर होते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। सर्दी का मौसम था, उस किस्म की सर्दी जो सिर्फ जिस्म को नहीं, रूह को भी जकड़ लेती है। जनवरी की वो रात बेहद काली थी। ना चांद था, ना तारे, बस एक गहरी बेजान खामोशी थी जो हर तरफ फैली हुई थी, जैसे किसी ने पूरे गांव पर स्याह चादर उड़ा दी हो। कमल उस रात ससुराल में था। वैसे कमल का असल वास्ता शहर से था। लखनऊ के किसी तंग मोहल्ले में उसका छोटा सा किराए का घर था, जहां बाथरूम था, नल था और रात को बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती थी। मगर ये गांव अलग था। ये वो जगह थी जहां उसकी बीवी रुखसाना पली बड़ी थी। जिले के कोने पर बसा एक छोटा सा देहाती गांव, जहां अभी भी लोग रात को खेतों की तरफ जाते थे। आना अभी ऐसे हुआ था कि आना ही पड़ा। रुखसाना के मामू हाफिज रफ़ीक साहब अचानक गुजर गए थे। दिल का दौरा पड़ा और वो चले गए। रुखसाना का रोना थमता नहीं था और कमल उसे अकेला छोड़ नहीं सकता था, सो दोनों आ गए थे। 3 दिन पहले जनाजा हुआ, फतिहा हुई, रिश्तेदार आ गए और अब घर में एक अजीब सा सन्नाटा था। वो सन्नाटा जो किसी की मौत के बाद हमेशा बचता है, जैसे घर को भी पता हो कि कोई कम हो गया है। उस रात सब लोग थके हुए थे। रुखसाना की मामी, बड़ी अम्मा जिन्हें सब बुलाते थे, रजाई में दुबक कर सो गई थी। रुखसाना भी थकी हुई थी। रोते रोते उसकी आंखें सूज आई थी। वो भी सो गई। घर के बाकी लोग, चाचा ताया के घर वाले, सब अपने अपने बिस्तरों में थे। पूरा घर सांस लेते हुए सो रहा था। कमल की आंख नहीं लगी। वो शहर का बंदा था।
गांव की उस गहरी खामोशी में उसे नींद नहीं आती थी। कभी कोई जानवर आवाज करता, कभी हवा दरवाज़ा हिला देती, कभी दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आती। वो करवट लेता रहा, फिर पेट में गुड़गुड़ हुई, पहले एक बार, फिर दोबारा, और इस बार लंबी। कमल समझ गया, शाम को जो दाल बनी थी उसमें शायद कुछ ज़्यादा ही मसाला था। अब टाल नहीं सकते, मगर रुकावट ये थी कि घर में बाथरूम नहीं था। गांव में उन दिनों यही दस्तूर था। बाहर खेतों की तरफ जाते थे लोग, सुबह भी रात को भी। घर में एक लोटा भर पानी उठाते हैं और निकल जाते हैं। कोई हिचकिचाहट नहीं, कोई शर्म नहीं, बस आदत थी। मगर कमल को शर्म आ रहे थे। वो यहाँ का आदमी नहीं था, दामाद था, मेहमान था। रात के 2 बजे किसी को जगा कर कहना कि भाईजान मैं ज़रा बाहर जा रहा हूँ, ये उससे नहीं होता। उसने सोचा चुपचाप निकल जाता हूँ। एक टॉर्च उठाई जो चारपाई के पास रखे थे, एक लोटा उठाया और दरवाजे की सांकल को इतने आराम से खोला जितना कि हो सकता था। बाहर निकला तो सर्दी के एक झटके ने पकड़ लिया। उसने शॉल कसकर लपेटी और टॉर्च चलाई। रात इतनी घनी थी कि टॉर्च की रोशनी भी कुछ ही दूर तक जा पाते थे। गांव के पीछे खेत थे, सरसों के खेत, इस वक्त हरे और घने। उन खेतों से पहले एक मेड़ थी, फिर झाड़ियाँ, फिर आगे खुला मैदान। कमल उसी ओर बढ़ा, पगडंडी पर पांव रखता गया, टॉर्च नीचे ज़मीन पर मारता गया ताकि कहीं किसी पत्थर से ठोकर ना लगे। कुछ दूर जाने पर झाड़ियों के बीच एक अच्छी जगह दिखी, घनी और 3 तरफ से बंद। उसने वहाँ टॉर्च रखी और बैठ गया। रात की खामोशी में दूर कहीं झींगुर बोल रहे थे। कमल अपना काम करता रहा। उसे हमेशा यही अजीब लगता था। शहर में आदमी बाथरूम में बंद होकर फ़ोन देखता है, मगर यहाँ खुले आसमान के नीचे बैठकर तारे देखे जा सकते हैं। काश उस रात तारे होते। काम निपटा, वो उठा, लोटे से हाथ धोए और शॉल को फिर से कसकर लपेटते हुए वापसी की ओर मुड़ा। तभी उसे आवाज़ आई। पहले उसे लगा शायद हवा है, मगर नहीं, ये आवाज़ थी, एक मर्द की आवाज़, दबी हुई मगर तेज़। और उसके साथ एक औरत की आवाज़, रोने और चुप कराने के बीच की वो आवाज़ जो बिना शब्दों की भी बहुत कुछ कह देती है। कमल रुक गया। टॉर्च को उसने नीचे की तरफ मोड़ा। रोशनी ज़मीन पर पड़ने लगी ताकि वो दिखे नहीं, और कान लगाया। आवाज़ उसी पगडंडी से थोड़ा आगे झाड़ियों के उस पार से आ रहे थे। मर्द चिल्ला रहा था, धीमे से मगर चिल्ला रहा था, जैसे कोई दांत भींच कर गुस्सा निकाल रहा हो। और औरत कुछ कह रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे। कमल के हाथ पांव में एक सिहरन दौड़ गई। सर्दी से नहीं, किसी और वजह से। वो वहाँ से वापस जा सकता था, जाना चाहता था। रात के 2 बजे किसी और का मसला, अनजान गांव। आदमी को दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए, मगर उसने एक बार और कान लगाया, और इस बार उसे साफ सुनाई दिया एक थप्पड़ की आवाज़, और उसके बाद एक दबी हुई चीख। कमल के कदम उसकी मर्जी के बिना आगे बढ़ गए। झाड़ियों के किनारे से वो निकला, टॉर्च उठाई और सीधे रोशनी मारी। 2 लोग थे, एक मर्द 30-35 साल का, मजबूत कद काठी, धोती और गर्म बनियान, और एक औरत उससे कम उम्र,
सिर पर दुपट्टा, एक हाथ से चेहरा छुपाए हुए। मर्द का हाथ उसकी बाह पर था, पकड़ मजबूत थी। टॉर्च की रोशनी पड़ी तो दोनों एकदम से रुक गए। मर्द ने घूम कर देखा, आंखें तेज, जबड़ा कसा हुआ। कौन है? उसने पूछा, आवाज में खींच थी। कमल ने टॉर्च थामे रखे। मैं हूं। हाँ जी, रफीक के घर से हूं, दामाद। एक लंबी खामोशी रही। मर्द ने औरत की बाह छोड़ दी। औरत एक कदम पीछे हट गई, दुपट्टा ठीक किया। जाओ यहां से, घर का मामला है। दिख रहा है, कमल ने कहा। वो कुछ और कहना चाहता था मगर उसके मुंह से बस इतना निकला, ठीक है तो आप? ये सवाल उसने उस औरत से पूछा था। औरत ने सिर उठाया। उसके चेहरे पर टॉर्च की रोशनी पड़ी और कमल के सीने में कुछ अटक गया। उसने उस औरत को पहले नहीं देखा था मगर उसकी आंखें कुछ अजीब थीं। ना डर था, ना आंसू, बस एक अजीब सी थकान थी, जैसे वो बहुत पुरानी थकान हो, कई बरसों की। ठीक है, जाइए आप। कमल ने एक पल मर्द को देखा, एक पल औरत को, फिर वो पलटा और वापस चल दिया। पगडंडी पर चलते चलते उसके दिल में एक बेचैनी थी। वो जो देख आया था वो भूलने वाला नहीं था, मगर क्या करता? ये उसका गांव नहीं था, उसके लोग नहीं थे। उसने दखल अंदाजी की, दिखा दिया कि कोई देख रहा है, शायद इतना काफी था। घर में दाखिल हुआ, सांकल लगाई, लोटा रखा, टॉर्च रखी और चारपाई पर लेट गया। नींद बहुत देर बाद आई। अगली सुबह वो माजरा भूल गया या भूलने की कोशिश की। सुबह का नाश्ता हुआ, बातें हुई, रुखसाना की मामी से मिलना जुलना हुआ। रुखसाना के मामू की याद में कुछ लोग और आए। घर में आवाजाही रही। दोपहर को कमल बाहर निकला, बस यूं ही थोड़ी धूप लेने। गांव की गली में टहलता रहा। चाय की एक छोटी सी दुकान थी, वहां बैठ गया। दुकानदार एक बुजुर्ग थे, 70 के करीब, चेहरे पर सफ़ेद दाढ़ी, आंखें तेज। नाम था बाबा हकीम। आप हाजी साहब के दामाद हैं ना? उन्होंने कहा। जी। शहर में रहते हो? जी, लखनऊ। बाबा हकीम ने चाय बनाते बनाते एक बात कही, बेतरीब, जैसे सोच कर ना कही हो। रात को बाहर मत निकलो ज्यादा। कमल ने ग्लास थाम लिया। क्यों? बस। बाबा हकीम ने उसकी तरफ देखा। ये गांव पुराना है, रात को कुछ चीजें होती है जो दिन में नहीं होती। कमल ने हंसना चाहा मगर हंसा नहीं। कुछ था उस बुजुर्ग की आवाज में, कोई खौफ नहीं था, बस एक सादा सच्ची बात थी। कल रात मैं निकला था खेतों की तरफ। बाबा हकीम रुक गए। कुछ देखा? कमल ने बताया। वो मर्द, वो औरत, थप्पड़ की आवाज। बाबा हकीम ने गिलास अपने हाथों में ले लिया और एक लंबी सांस ली। किस तरफ थे वो? उत्तर की तरफ, झाड़ियों के पास। बाबा हकीम ने कुछ नहीं कहा, बस उनके हाथ का कांपना कमल ने देखा। बाबा, क्या बात है? उत्तर की तरफ, बुजुर्ग ने धीरे से कहा। 5 साल पहले एक औरत मरी थी, उसी झाड़ी के पास। कमल ने गिलास नीचे रख दिया। मरी थी मतलब? उसके मर्द ने मारा था, पीट पीट कर। कोई नहीं देख रहा था, रात का वक्त था। उसने कहा गिर गई कुएं में। किसी ने यकीन नहीं किया, मगर साबित भी कुछ नहीं हुआ। बाबा हकीम ने आहिस्ता से कहा,
उसका नाम था शकीला। कमल के जिस्म में एक ठंडक उतर गई, सर्दी से अलग। और वो मर्द गांव में ही रहता है, ब्याह कर लिया दूसरा। कमल कुछ देर चुप रहा। मगर पापा, मैंने देखा था दोनों को। वो औरत बोली भी थी कि ठीक है। बाबा हकीम ने उसकी आंखों में देखा। और उस औरत की आंखें कैसी थीं? कमल के जहन में वो चेहरा उभरा, वो थकान, वो पुराना दर्द। थकी हुई थी, बहुत थकी हुई। बाबा हकीम ने सिर झुका लिया। वो उसकी नई बीवी नहीं थी बेटे। कमल वहां से उठा तो उसके पांव भारी थे। वो मानना नहीं चाहता था। शहर का पढ़ा लिखा आदमी था, इंजीनियरिंग की नौकरी करता था। भूतों पर यकीन नहीं था, हो ही नहीं सकता। मगर वो आंखें, वो थकान, वो आवाज जो सीधे दिल तक उतर गए थे। उसने रुखसाना से कुछ नहीं कहा। रात को खाना खाया, बड़ी अम्मी से बातें की, और जब सब सोने लगे तो वो भी लेट गया। मगर नींद नहीं आई। रात के करीब 1 बजे उसकी आंख खुली। पहले उसे लगा कोई ख्वाब था, मगर नहीं। कमरे में ठंड थी, मगर इस बार ठंड कुछ ज्यादा थी। उसकी सांस मुंह से भाप बनकर निकल रहे थे। रुखसाना उसके बगल में सो रहे थे, गहरी नींद में। कमल उठकर बैठ गया। कमरे का दरवाज़ा बंद था, खिड़की भी। फिर ये ठंड। उसने टॉर्च उठाई और जलाई। कमरे में कुछ नहीं था, बस वही सामान। एक पुरानी अलमारी, 2 चारपाइयाँ, कोने में बड़ी अम्मी का संदूक। मगर जब उसने टॉर्च की रोशनी दरवाजे की ओर घुमाई तो उसे दिखा, दरवाजे के नीचे से, जमीन और दरवाजे के बीच की उस पतली सी दरार से रोशनी आ रही थी। बाहर की रोशनी। मगर बाहर तो कोई नहीं था। कमल का दिल धीरे से जोर से धड़का। उसने रुखसाना की तरफ देखा। गहरी नींद। उसने सोचा जगाऊं, मगर तभी वो रोशनी बुझ गई और दरवाजे के ठीक उस तरफ बाहर एक आवाज आई। कदमों की आवाज, आहिस्ता मगर साफ। कोई चल रहा था। 1 कदम, 2 कदम, 3, फिर रुक गए। कमल ने सांस रोकी। दिल की धड़कन उसे खुद सुनाई दे रहे थे। 1 मिनट गुजरा, 2 मिनट, कुछ नहीं। उसने टॉर्च थामी और दरवाजे की ओर बढ़ा। सांकल हाथ में ली। 1 पल रुका, फिर खोल दिया। बाहर कोई नहीं था। सहन में ठंड थी। चांद का एक टुकड़ा बादलों से निकला था और जमीन पर मध्यम रोशनी थी। सब कुछ शांत था, मगर फर्श पर, मिट्टी पर कुछ कदमों के निशान थे। एक औरत के कदम सहन में दाखिल हुए और दरवाजे तक आए। दरवाजे के सामने रुके, फिर वापस नहीं गए। निशान वहीं खत्म होते थे। कमल ने उस रात दरवाज़ा बंद किया और वापस लेट गया। मगर वो सोया नहीं। आंखें बंद करता था और वो चेहरा आ जाता। थकी हुई आंखें, दुपट्टे में लिपटा हुआ वजूद। सुबह वो फिर बाबा हकीम के पास गया। कदम थे सहन में, दरवाजे तक आए और ख़त्म। बाबा हकीम ने उसे देखा। इस बार उनकी आंखों में कुछ और था, एक जानी पहचानी बात। शकीला का घर कौन सा था? बुजुर्ग ने पूछा। मुझे नहीं पता, हाजी साहब का घर। कमल ने समझा नहीं। शकीला, बाबा हकीम ने कहा, हाजी रफीक साहब की भतीजी थी। और उस एक वाक्य ने सब कुछ बदल दिया। कमल के पैरों तले जमीन खिसकने लगी। हाजी साहब की भतीजी
यानी रुखसाना की रिश्तेदार, यानी इसी घर में जो उसकी मौत का गम था, शायद उसकी एक और भी वजह थी। हाजी साहब को पता था? जानते थे, मगर कुछ नहीं कर सके। उस आदमी के तार ऊपर तक थे। और वो आदमी, वो जो मैंने रात को देखा था, वो यहीं रहता है? हाँ, नाम है जमील, इसी गांव में। कमल ने लंबी सांस ली और अब भी सोच रहा था, ये भूत था या मेरी नींद की कमी ने मुझे धोखा दिया। मगर वो कदम, मिट्टी में वो निशान, वो असली थे, उसने देखे थे। बाबा, क्या शकीला को कुछ चाहिए था? बुजुर्ग ने एक पल चुप रहा। उसकी मौत की कोई गवाह नहीं था, कभी कोई देखने वाला नहीं था। कमल समझ गया। उस शाम कमल ने रुखसाना से बात की, सब कुछ बताया। वो रात, वो आवाज़ें, वो औरत, वो कदम। रुखसाना पहले चुप रही, फिर उसकी आंखें भर आई। शकीला आपी? मुझे पता था, मगर किसी ने यकीन नहीं किया। तुम्हें पहले से पता था? जमील ने उन्हें मारा था। मैंने मामू से कहा था। मामू ने कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते, कोई गवाह नहीं था। रुखसाना ने अपना चेहरा छुपा लिया। और फिर मामू भी चले गए। कमल के जहन में एक बात कौंधी। हाजी साहब की मौत, दिल का दौरा, अचानक, बिना किसी पहली बीमारी के। क्या ये भी? रुखसाना? कोई थाना, कोई अफसर इस गांव में? रुखसाना ने सिर उठाया। उसकी आंखों में एक उम्मीद थी जो वो खुद से भी छुपाती आए थे। जिले में एक थाना है, एक कोस दूर। अगले दिन कमल थाने गया। ये आसान नहीं था। थानेदार ने पहले टालना चाहा। पुराना मामला है, मर्ग हो चुकी है, क्या करें अब? मगर कमल शहर का आदमी था। उसे पता था कहाँ दबाना है, कैसे बात करनी है। उसने वो सब कहा जो वो जानता था। वो देखा, बाबा हकीम की बातें, रुखसाना की गवाही। थानेदार ने आखिरकार एक कागज़ उठाया। जमील को बुलाया गया, पूछताछ हुई। जमील बड़े आदमियों का नाम लेता रहा, धमकियां देता रहा, मगर इस बार एक गवाह था, कमल और रुखसाना और बाबा हकीम। जो आग 5 साल पहले से दबी थे, वो इस बार सुलग उठे। जमील को उस दिन थाने में रोका गया। कार्यवाही धीमी थी, पेचीदा थी, मगर कम से कम शुरू हुई। उस रात थाने से वापस आने के बाद कमल और रुखसाना देर तक जागते रहे। बड़ी अम्मी को कुछ नहीं बताया। उनकी उम्र और गम देखकर घर में खामोशी थी। रात के करीब 12 बजे कमल को नींद आ गई। पहली बार उन दिनों में सच्ची गहरी नींद। उसने ख्वाब देखा। एक औरत खड़ी थी, सिर पर दुपट्टा, चेहरे पर वो थकान। मगर इस बार आंखों में थकान नहीं थी। इस बार आंखों में कुछ और था, सुकून। उसने कुछ नहीं कहा, बस देखा। और फिर उसने एक काम किया जो कमल को हमेशा याद रहा। उसने थोड़ा सा सिर झुकाया, जैसे शुक्रिया अदा करना हो, जैसे कोई बात पूरी हो गई हो। कमल की आंख खुली तो सुबह थी। धूप खिड़की से अंदर आ रही थी। रुखसाना सो रहे थे। दूर कहीं एक चिड़िया बोल रहे थे। ठंड थी, मगर वो काली बेजान ठंड नहीं जो पिछली रातों में थी। ये ठंड साफ थी, सुबह की। कमल उठा, सहन में आया, मिट्टी पर नजर गई। कदमों के निशान नहीं थे। वो गांव में 3 दिन और रहे। जमील के खिलाफ जो सिलसिला शुरू हुआ था, वो आगे बढ़ता रहा। महीनों बाद रुखसाना ने एक खत लिखा थाने से। जमील के बारे में कार्यवाही आगे बढ़ी थी। कमल ने वो खत पढ़कर रख दिया। खिड़की से बाहर देखा।
शहर की भीड़ थी, शोर था, मगर उस रात की खामोशी, वो थकी हुई आंखें, वो आखिरी ख्वाब, वो कहीं नहीं गए थे। कुछ चीज़ें आदमी के साथ रहती हैं, भूत की तरह नहीं, याद की तरह। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। कैसी लगी आपको ये कहानियाँ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और देखते रहें डार्क फाइल्स।